नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। बीजेपी के भीतर से खबर आई है और देश का एक सम्मानित मीडिया समूह, उस मीडिया समूह के हवाले से हम आप तक ये खबर ला रहे हैं। जो छपा है वो भी हम आपको पढ़वाएंगे, दिखाएंगे। भाजपा के भीतर से खबर यह है कि 20 भी मुश्किल है। हरियाणा में 20 सीट भी मुश्किल है और 20 सीट मुश्किल होने का मतलब है कि हरियाणा भाजपा के बड़े-बड़े तोपची इस बार चुनाव हारने जा रहे हैं। कई मंत्रियों का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। वो मैदान में धराशायी होने जा रहे हैं। अब आप याद कीजिए, जो बयान नायब सिंह सैनी का था, वो बयान याद कीजिए कि हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और फिर मशीन पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। कांग्रेस इसकी तैयारी में है कि मशीन का बहाना बनाएगी। अब ये मशीन का बहाना कांग्रेस बनाएगी या भाजपा बनाएगी? और नायब सिंह सैनी क्या मोदी के चुनावी भाषणों की कॉपी कर रहे थे, नकल कर रहे थे? क्योंकि मोदी जी इस बार हालांकि उन्होंने रैली की ही नहीं, बहुत कम की। 2019 में इससे दोगुनी रैलियां की थी। इस बार कुल जमा चार सभाएं की हैं और उनमें भी भाषणों में जोश नहीं था, मुरझाए से नजर आ रहे थे और एक ही बात बार बार कह रहे थे कि एमपी जैसा बुलबुला यहाँ फूट जाएगा। तो क्या मोदी जी के भाषण को कॉपी कर रहे थे मतदान के बाद दिलासा देने के लिए? भाऊ को जोड़ लीजिए, कंट्रोल रूम फटाफट भाऊ को जोड़ लीजिए। भाऊ, दो चीजें बस आपको, दो तथ्य दिखाऊंगा और फिर आपके पास आऊंगा। पहले हम वो मीडिया रिपोर्ट, मैंने कहा कि उसके हवाले से खबर है। खबर क्योंकि हम लोग हवाई खबर नहीं कभी भी लेकर के आते, कहीं ना कहीं कोई स्रोत होता है तभी लाते हैं। पहले नायब सिंह सैनी का वो बयान आप सुनिए, जो मतदान के करीब 12 घंटे 14 घंटे बाद, खत्म होने के 14 घंटे बाद उनका बयान आया था। और उस बयान के बाद कई आशंकाएं जताई जाने लगी थी कि कहीं राजीव कुमार का खेल तो नहीं होने वाला है। वो पहले बयान सुनिए, तब राजीव कुमार का और मशीन का खेल समझेंगे। जरा सुनाइए भैया, कंट्रोल रूम सुनाइए। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है। आंकड़ा क्या होगा? 8 तारीख को आंकड़ा जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को। अभी आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले आप देखना तो हाथ लीगल भी वाला है जी। मैंने क्या कहा है? 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम खराब है। 8 तारीख को जनता जवाब देगी और ये कहेंगे मशीन की गलती है और सरकार ये बनाने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी। अब जरा जो रिपोर्ट है कंट्रोल रूम वो भी दिखा दीजिए, तब चर्चा पर हम आते हैं। ये देखिए, जनसत्ता एक्सप्रेस ग्रुप का ये जो है की रिपोर्ट है और रिपोर्ट को आप पढ़िए। राजनीतिक दलों के आंतरिक सर्वेक्षणों में भी एग्जिट पोल की तरह ही बताने के लिए एक ही कहानी थी। एक ही कहानी, यानी राजनीतिक दलों के पास भी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने निष्कर्ष निकाला है कि कांग्रेस को 60 सीटें, बीजेपी को 20 सीटें और क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलियों को 10 सीटें +-2 मिलने की संभावना है। +-2। भाजपा के 10 साल के शासन, मनोहर लाल खट्टर की अलोकप्रियता और उनके उत्तराधिकारी नायब सिंह सैनी की कम समय में स्थिति को सुधारने में असमर्थता के कारण सत्ता विरोधी लहर पैदा हुई, जिससे उन्होंने कांग्रेस को उपजाऊ जमीन प्रदान की। इस बार हरियाणा में जाट कांग्रेस के साथ चले गए हैं। अब इसको हटा दीजिए, दर्शक पढ़ चुके होंगे बिल्कुल, मैंने पढ़ के बता भी दिया है। भाऊ, साफ साफ इस रिपोर्ट में है कि भाजपा के सूत्रों के मुताबिक, भाजपा के इंटरनल सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक भाजपा अपने लिए 20 सीट रख रही है। अब गिनती तो, हालांकि अब गिनती में वक्त नहीं बचा है, लेकिन गिनती के पहले क्या यह हार की स्वीकारोक्ति नहीं है? और अगर हार की स्वीकारोक्ति है तो जो आशंकाएं हरियाणा के मन में हैं राजीव कुमार को लेकर के, उनको लेकर के सबके मन में आशंका है।
और लोकसभा चुनाव में 79 सीट्स गंवाई है। क्या अब उन आशंकाओं पर हमें ताला लगा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए कि अब नहीं कोई खेल कर पाएंगे? देखिए आशीष जी, आपका या हरियाणा की जनता का या विश्लेषकों का शक राजू कुमार पे जाना कोई गलत बात नहीं। हमने देखा 79 सीट्स पर जितने वोट गिरे उससे ज्यादा गिने गए, उसमें से 60 सीटें बीजेपी को मिली है। तो ये 60 सीटें इस आकलन में ज्यादा दिलवाई गई थी कि 310 तक आप खींच लोगे, 60 हम देंगे तो 370 पार होगी। लेकिन इस जनता जनार्दन को सैल्यूट करता हूं। जब जनता सामने खड़ी हो जाती है, बड़ी से बड़ी सुनामी वहां टकरा के नीचे चली जाती है। राजू कुमार की 60-70 सीटें भी काम नहीं आई। आप सरकार बना गए बैसाखियों पे, अपने बलबूते पे सरकार बनाने में आप विफल रहे। तो राजू कुमार ने मशीनों में खेल भी किया, तो भी मुझे नहीं लगता कि सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी जाएगी, क्योंकि फिर आपको 90% सीटों पे खेल करना होगा बीजेपी को जिताने के लिए, जो इम्पॉसिबल है। थोड़ा बहुत आप मदद कर सकते हो, कुछ सीटों की आप मदद कर सकते हो। पूरे देश की चुनाव होते हैं, उसमें 60-70 सीटों की आप खेल कर दिया आपने, 80 सीटों का। 80 की 80 भी आती तो भी आप अटक जाते, सरकार अपने बलबूते पे नहीं बनाती। लेकिन इसके पहले भी इनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है आशीष भाई, इनका विश्वास पर संविधान में नहीं है। ये मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि चुनाव के दौरान ही उनके वित्त मंत्री ने का उसका वीडियो वायरल हुआ है कि हम भले ही चुनाव हार जाए और कांग्रेस की सरकार बनती सी, हम उसको तोड़ के हमारी सरकार बना देंगे। जब आप जनादेश की चिंता ही नहीं करते हो और इतना विश्वास से लबालब भरे हो कि किसी की सरकार बनने पे हम तोड़ देंगे और सरकार बना देंगे, जब आप इतने निजता पे उतर ही आए हो, तो इनसे क्या तो मशीनों की बात करें, क्या तो आकलन की बात करें, क्या नतीजा जो अपेक्षित है वैसे नतीजे आए, तो क्या सैनी सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे जनता से कि हमने 10 साल तक आपका प्रताड़ना की, आपको गुलाम समझ के और अपने आप को राजा समझ के आप पे शासन करते रहे, इसलिए माफी मांगते हैं? क्या इतना बड़ा दिल है इन लोगों का? क्योंकि प्रजातंत्र के नतीजों को नाकारने के लिए ही ये पैदा हुए हैं। लोकतांत्रिक प्रोसेस के खिलाफ कहां रास्ते ढूंढ सकते हैं, ये रास्ते ढूंढने का ही काम करते हैं हर राज्य में। यहां पर लगातार इंतजार कर रहे हैं कि दलित के नाम पे हुड्डा जी मुख्यमंत्री यदि बनते हैं तो शैलजा को नाराज करके उसके साथ कितने लोग निकलते हैं, देखिए सरकार को स्टेबल करने का प्रयास करिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि कांग्रेस को यदि हरियाणा में सत्ता में आना है तो उन्हें एक लंबा आंकड़ा सोचना होगा। 46 में सरकार बनती है और आपके पास 50 आ गए, तो ये सरकार तोड़ने में 10 लोग आपके खरीद कर या ब्लैकमेल कर या गन पॉइंट पर लेकर उनसे इस्तीफा देके हाउस का स्ट्रेंथ नीचे करके आपको माइनस करने में जो शिवराज के समय खेल हुआ, 22 लोगों का इस्तीफा करके ऑटोमेटिक शिवराज को मेजोरिटी में ले आए, वो खेल करने में इनको परहेज नहीं। और इनके सारे हथकंडे अब जनता भी समझ गई। 2014 से लेकर 24 तक जिन 12 राज्यों में इन्होंने इसी तरह से सरकारें बनाई हैं, ये जनता से छुपा हुआ है क्या? नहीं। तो जनता इस बार इतना समर्थन देगी कि ना राजू कुमार की मशीनें चल पाएगी, ना ये तोड़फोड़ करके आप इधर उधर 8-10 लोगों को झटका के सरकार को अनस्टेबल कर पाएंगे। दूसरी बात, इस बार इंडिपेंडेंट जो आएंगे या बाकी लोगों को जो मिलेंगे, क्षेत्रीय पार्टियों को, यही सर्वे कह रहा है कि 10 उनको मिलेंगे।
10 में 3-4 इंडिपेंडेंट होंगे, 6 बाकी राजनीतिक दलों में बढ़ जाएंगे। अब हरियाणा के राजनीतिक दलों को एक बात समझ में आ गई कि जब भी वो कांग्रेस बीजेपी के साथ जाते हैं, वो अपना डेथ वारंट इशू करते हैं। बीजेपी के लिए जाना, इसका मतलब मृत्यु की, राजकीय मृत्यु की तिथि तय करना। इसीलिए अब इनको भागना पड़ेगा। इसीलिए जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने कहा कि हम कांग्रेस और एनसी की सरकार के साथ शामिल होने में भी तैयार हैं। क्योंकि उनको ये पता है कि यदि इनके विरोध में हम चले गए तो हम बीजेपी वाले कहलाएंगे। अब वो बीजेपी से टैग धोने के लिए, देखिए आप जम्मू कश्मीर में वो कांग्रेस और एनसी को बिना शर्त भी समर्थन देने को तैयार हो जाएंगे, ताकि अपने आप को ये बताना है लोगों को कि हम बीजेपी के साथ नहीं। यह अपना वजूद बचाने का स्टाइल है। नहीं भाऊ, इसके एग्जाम्पल्स हैं। महबूबा मुफ्ती की ये नौबत क्यों, ये स्थिति क्यों आई है कि 5-7 सीट लोग उनको दे रहे हैं? वो भाजपा के साथ जाने की वजह से। जो जेजेपी दुष्यंत चौटाला की जेजेपी जननायक जनता पार्टी 2019 के चुनाव में ऐसे उभरी, 14 पहला चुनाव, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले बनी पार्टी, बिल्कुल नई पार्टी, पहला चुनाव, और वो 14% से ज्यादा मत मिले, 10 सीटें मिली। ये सब जितने राजनीतिक पंडित हैं, सबने ये आकलन अंदाजा लगाया था कि इनेलो की जगह ओम प्रकाश चौटाला का ये जो है पोता इनेलो की जगह ले लेगा। लेकिन वो गया भाजपा के साथ, और इस चुनाव में खाता जननायक जनता पार्टी जेजेपी का खाता खोलना मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं भाऊ, मुश्किल नहीं, ये गारंटेड। मतलब इतने दावे के साथ अगर हम लोग बोल रहे हैं तो तभी बोलते हैं। खाता नहीं खुल रहा, उस पार्टी के मुखिया और डिप्टी सीएम, एक्स डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जमानत नहीं बच रही है, जमानत नहीं बच रही है, और पार्टी का पूरे 90 सीट में खाता नहीं खुल रहा है। ये है भाजपा के संगत का असर। तो भाजपा के संगत के तो बहुत उदाहरण है। मायावती, उत्तर प्रदेश में सबसे भारी हैवीवेट राजनेता मायावती, अब खाली बस वेट ही बचा है, विधायक और सांसद एक नहीं है, एक विधायक है वो अपने दम पे आता है। लेकिन जो आपने कहा, हम अभी हरियाणा के साथ जब आज चर्चा किए कि ये बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, वो हार कबूले हैं, लेकिन फिर भी संविधान के पन्नों को फाड़कर, संविधान को रौंद कर, संविधान को कुचल कर, वो रास्ते, हथकंडे अपने छोड़ नहीं रहे, रास्ते बना रहे हैं। वो रास्ते में हरियाणा के साथ कल जम्मू एंड कश्मीर का भी आएगा चुनावी नतीजा। हम हरियाणा में भी अगला सवाल हम लेंगे, दर्शकों को बता दे रहे हैं कि हुड्डा वर्सेस शैलजा में कहां पर किधर थोड़ा सा झुकेगा पड़ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत मतलब अद्भुत असंवैधानिक चीजें होने जा रही हैं। 5 सदस्यों का नाम, मतलब जम्मू कश्मीर में चुनाव वो तय करने जा रहे हैं, सरकार वो बनाने जा रहे हैं जो चुनाव ही नहीं लड़े। वो 5 नाम भी बता दूं, मेरे सामने नाम आए हैं, जो 5 नाम जिनका मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। संजीता डोगरा, संजीता डोगरा ये महिला मोर्चा, बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, और जनसंघ आंदोलन से जुड़े पंडित प्रेमनाथ डोगरा की पौत्र वधू हैं, पौत्र वधू। दूसरा नाम सुनील सेठी, ये जम्मू कश्मीर के वकील न जाने माने, और जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तीसरा नाम अशोक कौल, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं और कश्मीरी पंडित। चौथा नाम रजनी सेठ, रजनी सेठ बीजेपी की कार्यकर्ता है और महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष है और जम्मू कश्मीर में पार्टी की प्रवक्ता है। और पांचवा डॉक्टर फरीदा, सामाजिक कार्यकर्ता और जम्मू कश्मीर बीजेपी की सचिव हैं। यानी 5 के पांचों, संजीता डोगरा, रजनी सेठ, डॉक्टर फरीदा, ये 3, और सुनील सेठी और अशोक कौल, 5 के पांचों भाजपा के ऑफिस बियरर हैं। इनको मनोज सिन्हा मनोनीत विधायक के रूप में ला रहे हैं और इनको सारे अधिकार होंगे, सारे विधायी अधिकार इनको होंगे। जो जम्मू कश्मीर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें जो संशोधन हुआ है, इसके मुताबिक ये 5 को जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन में सारे विधायी अधिकार होंगे।
यानी 90 की असेंबली में जो 46 चाहिए थे, अब 95 की असेंबली और 48 होंगे, और 5 पहले से बैठे हैं, काउंटिंग के पहले से 5 भाजपा विधायक बैठे हैं। ये 5 भाजपा विधायक हैं। क्या इस रास्ते से सरकार बनेगी और फिर भी हम लोग कहेंगे कि लोकतांत्रिक भारत में रह रहे हैं? मुझे नहीं, वो तो छोड़िए। देखिए, राम रहीम को पैरोल हरियाणा में दिलवाया आपने, तो आपके उसने की हुई हत्या, उसने किया हुआ महिलाओं का शोषण, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। यदि कोई व्यभिचारी भी है और हत्यारा भी है और वोट दिलवाता है तो आपके लिए मीठा मीठा है। आपने एक आतंकी फंडिंग के लिए जिस आदमी को अरेस्ट किया, जब उसको अरेस्ट किया तो मेजर अचीवमेंट बताया। उस आदमी को आप पैरोल दिलवा के चुनाव लड़वाते हो, क्योंकि उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होता है। आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए टेररिस्ट फंडिंग के आरोपित लोग भी चल जाते हैं। और अब मैं कहूं तो कहेंगे साहब आरोपी तो है, आरोप ही तो है, अभी कोर्ट ने सजा कहां दी है। लेकिन राम रहीम को तो सजा भी हुई है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, यदि आरोप होने पे आपको परहेज नहीं है, तो आज भारत सरकार के सूचना प्रसारण विभाग मंत्रालय ने जो नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं फिल्म के लोगों को, उसमें एक डांस डायरेक्टर का अवार्ड कैंसिल कर दिया, वापस ले लिया, क्योंकि केरल में उसके ऊपर शारीरिक शोषण के आरोप है, क्योंकि वो केरल का है। केरल में आपको राजनीतिक जमीन तलाशनी है तो आप आधी आबादी को एड्रेस करने के लिए बताते हो कि सिर्फ महिलाओं के व्यभिचार के आरोप लगने पे हम अवार्ड वापस लेते हैं। लेकिन हरियाणा में आरोप सिद्ध हुए सजा याफ्ता मुजरिम से भी चुनाव जीतने के लिए मदद लेते हैं। ये दोहरा कैरेक्टर है, घिनौना। इनको महिलाओं के बारे में कोई लेना देना नहीं, इन्होंने आतंकियों के बारे में कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई, राष्ट्रीयता, भारतीयता, आधी महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, 33% महिलाओं को रिजर्वेशन के लिए बिल लाया आनंद फानन में, पता नहीं वो कब मिलेगा, ये उनको भी पता नहीं बिल लाने वाले को। लेकिन ये महिलाओं को साधने का एक है। लाडली बहना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसी पे आरोप है तो हम अवार्ड वापस लेंगे, क्योंकि आरोप है बहन की इज्जत टूटने का। तो राम रहीम ने क्या पाकिस्तान और विदेशियों के महिलाओं का शोषण किया था क्या? मैं तो वो महिलाओं के बीच, क्योंकि महिला किसी भी प्रदेश की हो, किसी भी देश की हो, किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, महिलाएं वंदनीय है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य से आता हुआ आशीष, जिन्होंने महिलाओं के प्रति अपना आदर ऐसा रेखांकित किया कि आज के भारत के इतिहास में सुनहरे पन्नों से लिखा गया है वो चीज। वहां पे व्यभिचारी चल जाते हैं आपको, वहां पे आतंकी चल जाते हैं आपको, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। और फिर आप किस मुंह से कहते हो कि वो आरोपी है तो हमने अवार्ड वापस लिया? आरोप तो कैलाश विजयवर्गीय पे भी है, उसको कैसा मंत्री पद दिया आपने? तैतीस प्रतिशत मंत्रालय में मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ अत्यंत गंभीर गुने हैं, उन्होंने खुद अपने एफिडेविट में दिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके एफिडेविट बोल रहे हैं। वो लोग इसलिए चल जाते क्योंकि आरोप है, सिद्ध नहीं हुए। हाँ। जब तक सर्वोच्च न्यायालय तक सिद्ध नहीं होते तब तक वो बने रहते हैं। तो फिर उस गरीब बापड़े का अवार्ड क्यों लिया आपने? क्या बताना चाहते हैं अश्विनी वैष्णव? बाकी जगह अश्विनी वैष्णव के हाथ क्यों बन जाते हैं? सवाल यह है। मैं उस जानी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं,
दर्शकों को बता दें। मैं तो इससे भी आगे, जिसके ऊपर महिलाओं के साथ अभद्रता, अव्यवहार, शोषण या विचार के मामले हैं, उन पे जैसा जानी पे एक्शन लिया वैसे ही एक्शन सब पे होने चाहिए। फिर वो चाहे राजनीति में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे न्यायपालिका में हो। न्यायपालिका पे जिस पे आरोप लगते वो अपने आप कोई क्लीन चिट दिलवा के राज्यसभा चला जाता है, खुद ही जांच कर लेता है, खुद ही जांच कर लेता है। मतलब आप करो तो सदाचार हो गया, बाकी और करे तो व्यभिचार हो गया। इन्हें दोहरे मापदंड के लिए शर्म आनी चाहिए। नहीं, ये जो है, जो हार अपना स्वीकार करने के बाद खुराफात ये 5 मनोनीत कर रहे हैं, ये कैसे? इसलिए कि अब वहां 95 हो जाएगी स्ट्रेंथ, 95 हो जाएगी तो 48 मेजोरिटी का आंकड़ा हो जाएगा। तो इन प्रकरण आपको 48 क्रॉस करने, 48 पे पहुंचना है। क्योंकि आप 48 पे भी सरकार बनाओगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि चोर के हाथ में चाबी है, एजेंसी आप ही के पास है। विपक्ष अपनी किस्मत मान के चुप बैठेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके ही सरकार बना सकती थी। एक मुझे पॉजिटिव अप्रोच जरूर दिखा, जो पीडीपी का स्टेटमेंट आया है कि वो कांग्रेस और नेशनल एनसी के साथ देना चाहते हैं, सरकार में भी शामिल होने का सोच सकते हैं। समय आया तो मुझे लगता है उनको बाहर से भी समर्थन देना होगा, क्योंकि पीडीपी के लिए ये चुनाव जीतना या हारना ये जरूरी नहीं। उनको सबसे पहले बीजेपी से हम अलग हो गए ये लोगों के बीच में जताना जरूरी। यदि वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार के सामने खड़े होंगे तो बीजेपी के साथी कहलाएंगे। लेकिन एक पेज और है बाबू, हाँ, एक पेज ये है, राशिद इंजीनियर का एक स्टेटमेंट है कि जीते हारे कोई भी सरकार तो दिल्ली वाले ही चलाएंगे। ये दिल्ली वाले ही चलाएंगे, इसके कहने के मायने या इसके पीछे भाव अगर समझे तो ये भी हो सकता है कि भाई जब दिल्ली वालों को ही चलाना था तो हमने दिल्ली वालों का साथ दे दिया। एग्जैक्टली। तो राशिद इंजीनियर प्लस बीजेपी प्लस 5 पहले से बैठा दिए ना। ये मनोज सिन्हा के लिए कहीं वो, ये बेसिकली क्या है कि कहते हैं ना कि आखिरी समय में जब मान लिया कि हार मान चुके हैं, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक लार्जेस्ट गठबंधन बनाने की एक कोशिश है, एक साजिश है कि ताकि उसको इनवाइट कर पाए कि भाजपा और 5 ये रहेंगे, 5 मनोनीत और राशिद इंजीनियर, इनको मिला करके पीडीपी को उसके साथ राज्यपाल का विवेक यहीं पे आता है। बड़ा महत्वपूर्ण, हम उस पे जा रहे हैं थोड़ा पोस्टमार्टम। राज्यपाल का विवेक तो यहीं पे आता है। एनसी और कांग्रेस का चुनाव पूर्व गठबंधन है, पीडीपी साथ है नहीं। पीडीपी को काउंट करना वो फिर विवेक आ जाएगा कि पहले किसको काउंट करें, लेकिन राशिद को, बीजेपी को और इन 5 को ये मनोज सिन्हा तुरंत काउंट कर लेंगे, क्योंकि गिनती जो सिखाया गया है उनको, वो गिनती पहले यही काउंट करेगी। नहीं, आपने एक शब्द गलत, क्योंकि आशीष आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। मुझे कई, जब मैं टूर पे जाता हूँ तो लोग आपकी हिंदी के बहुत कायल हैं। बोला जो आशीष जी बैठते हैं आपकी, उनके बहुत शब्द और हिंदी पे बहुत कंट्रोल है। तो आपने राज्यपाल का विवेक बताया। राज्यपालों के साथ 2014 के बाद विवेक ये शब्द जुड़ता ही नहीं। विवेक से काम करे वो राज्यपाल कहां, अविवेकी व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जाता है। तो राज्यपाल अविवेक से जो काम करेंगे, विवेक को, वो जो झील है वहां पे श्रीनगर में, उस झील में दफन करके अविवेक से जो काम करेंगे उसमें वो राशिद इंजीनियर, बीजेपी और तमाम इंडिपेंडेंट को जोड़ के 48 का आंकड़ा जुगाड़ करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो कांग्रेस, नेशनल एनसी और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके अप्लाई करेंगे कि हमारे पास समर्थन है, साथ में पीडीपी का हमारे पास समर्थन है और हम 40-50 हो रहे हैं, हम सरकार बनाना चाहते हैं। ये बनाने नहीं देंगे। ये 1-1.5 महीने तक बुलाएंगे नहीं उनको सरकार बनाने के लिए, जो महाराष्ट्र में हुआ था। सरकार पेंडिंग पड़ी हुई थी,
और राज्यपाल को लोग पूछते थे, कोश्यारी साहब को, कि इन लोगों को कब सरकार बनाने के लिए बुला रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि हाँ मेरे पास टाइम है अभी, मतलब जल्दी करने की जरूरत नहीं, अभी मुझे संविधान ने टाइम दिया हुआ है, 1 महीने का टाइम है, तो मैं 1 महीने के आखिरी दिन में इनको बुलाऊंगा, तब तक तो केयरटेकर ही चलेगा। तो इसमें खेल करेंगे, फिर पीडीपी को सारी एजेंसी एक्टिव हो जाएगी कि आपके समय ऐसा हुआ है, आपके समय ऐसा हुआ है। फिर पीडीपी के कुछ लोग कहेंगे कि हमको तो वैली में डबल इंजन की सरकार चाहिए, वैली को अच्छा करना है तो दिल्ली का साथ चाहिए। फिर वो कहेगी कि सारे विधायकों के अनुसार अब मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। जैसे मायावती मजबूर है, वैसे क्या पीडीपी मजबूर हो जाएगी। इंजीनियर तो एक्सपोज हो गए हैं, इंजीनियर ने ये कह के कि दिल्ली के भरोसे सरकार चलेगी, उन्होंने वैली को बता दिया कि बीजेपी के साथ है। ये वैली को तय करना है, अगली बार वो उनके साथ देंगे या ना देंगे। और भाजपा को तो आतंकियों से, व्यभिचारियों से, भ्रष्टाचारियों से समर्थन देने में कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। ना वो तो कह देंगे अगर कि उनके लिए सुविधाजनक है वो। हाँ, सुविधाजनक है, सुविधाजनक है, क्योंकि उन अच्छा, तमाम लोगों में वो अपना शेड पाते हैं। हाँ, ये लेकिन जो नेचुरल अलायंस दिखता है उनको उनमें। भाऊ, ये हार का कबूलनामा तो करीब करीब हो गया है। जो ये रिपोर्ट हमने दिखाई, सबसे स्टार्टिंग में रिपोर्ट दिखाई एक्सप्रेस की, वो रिपोर्ट बता रही है कि हार तो कबूल चुके हैं। इस हार के कबूलनामे के बीच कांग्रेस के भीतर भी हलचल है, और खासकर हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में अभी नहीं, हरियाणा में। हुड्डा या शैलजा, इस पर एक फाइनल कमेंट। देखिए, 2-3 बातें हैं। इन सभी लोगों के बिटवीन द लाइन अपने को सुनना होगा। आज तो हमने एक्सरे में एक प्रोग्राम भी किया था इसी को लेकर। हुड्डा जी ने कहा कि आला कमान जो तय करेंगे वो फाइनल होगा, आला कमान विधायकों की राय के अनुसार तय करेंगे। तो फिर हुड्डा का नाम आएगा, क्योंकि विधायक ज्यादा उनके हैं। शैलजा ने कहा कि आला कमान तय करेंगे, लेकिन उसमें वरिष्ठता और किसने पार्टी में क्या कंट्रीब्यूट किया, इसका भी एक आकलन होना चाहिए। सही है। तीसरी बात, सुरजेवाला, उन्हें एक ही बार अपना नाम अनाउंस कर दिया, उसके बाद वो चुप हो गए, क्योंकि उनके पास एक ही विधायक है, उनका बेटा जीत के आया। तो नहीं तो उनकी हालत अजित पवार जैसी नहीं होनी चाहिए। अजित पवार ने बेटे को लड़ाया, हार गया, पत्नी को लड़ाया, हार गया। अब लोग उसको कह रहे कि दूसरे बेटे को मत लड़ा, यदि वो भी हार गया तो अजित पवार के बजाय पड़ेल पवार बोलेंगे लोग। पड़ेल मतलब मराठी में पढ़ना मतलब गिरना होता है, हारना। तो पड़ेल पवार हो जाएंगे आप। तो ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए फ्यूचर में, इन लॉन्ग टर्म में क्या क्या दिखता है। हुड्डा जी को भरपूर दिया है कांग्रेस ने, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। शैलजा का भी दिया है बहुत, ऐसा भी नहीं कि शैलजा को नहीं दिया। राज्यसभा दी, लोकसभा दी, मंत्री बनाया, बड़े बड़े राज्यों के पारंपरिक बने। रही अब कंट्रीब्यूशन की बात, इन 10 सालों में यदि हरियाणा में कोई एक्टिव दिखा तो वो हुड्डा दिखे, बाकी तो कोई दिखे नहीं एक्टिव। शैलजा जी तो चुनाव के टाइम पे भी कोप भवन में थी, आखिरी दिन निकली। और सुरजेवाला, जैसा कि मैंने कहा, वही है। लेकिन कांग्रेस ने एक लंबा सोच के दलित राजनीति का फेस करके, क्योंकि अभी दलितों में कोई ऐसा फेस नहीं है साहब। देखिए, मायावती जी के अस्त होने के बाद शैलजा के एग्रेशन को इन्होंने ठीक से बेचा, तो शैलजा को मुख्यमंत्री यदि बनाते हैं तो दलित वोट भी साथ ले जाते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे दलित है, यूपी में दलित है, हर जगह शैलजा को वो सामने फ्रंट फेस कर सकते हैं और दलितों में वो प्रखर नेता बन सकती है। लेकिन फिर उसके लिए शैलजा को भी उतना विजन चाहिए। देखिए, कांग्रेस में भी विजन नहीं है। कांग्रेस, क्योंकि ये बीजेपी की स्लीपर सेल की पार्टी हो गई है, वहां सब
जैसे अशोक तंवर को लाए 11th आवर पे, कोई अशोक तंवर को क्या ला के, मुझे मतलब ये नहीं समझ में आ गया, जो आदमी एक भी राजनीतिक दल नहीं है, टीडीपी के साथ भी वो, मतलब तृणमूल कांग्रेस में भी जाके आया वो, ठीक है, उसको वापस ले दिया। उसको वापस लेने का पूरा प्लान माकन साहब ने किया, वेणुगोपाल के साथ मिलके, क्योंकि माकन को अपने रिलेटिव को, अपने रिश्तेदार को सेटल करना है, तंवर को। दामाद है उनका, तो दामाद साहब को सेटल करना है, तो दहेज में हरियाणा देना चाहते हो कि शैलजा यदि मुख्यमंत्री बन गई तो शैलजा की लोकसभा खाली होगी, वहां से अशोक तंवर लड़ सकते हैं, क्योंकि शैलजा के खिलाफ वही लड़के बुरी तरह से हारे थे। हाँ, बहुत बुरी। लेकिन माकन भी सिरसा के लोगों को अपनी बाप की जागीर समझने लगे कि वो जब शैलजा को बोलेंगे तो उसको वोट देंगे, और तंवर को बोलेंगे तो उसको वोट देंगे, उनका तो कोई अपना विवेक है नहीं। ये भी एक देखना होगा। शैलजा को सैक्रिफाइस करना होगा। शैलजा को यदि मुख्यमंत्री बनना है तो उसको सबसे पहले हुड्डा जी को साधना होगा। हो सकता है कि शैलजा मुख्यमंत्री बने, दीपेंद्र उप मुख्यमंत्री बने, ठीक है, और मंत्रिमंडल का बंटवारा और विस्तार हुड्डा करवाएं, तो हुड्डा जी की इज्जत बची रहेगी कि बेटा सेटल हो रहा है, हुड्डा जी की लोग सेटल हो रहे हैं, बड़े मंत्रालय उनके पास है। शैलजा को लॉन्ग विजन, क्योंकि इसके बाद अगले वाले चुनाव हो सकता है शैलजा आपके बलबूते होगा, फिर उसमें हुड्डा जी का इतना से नहीं होगा, लेकिन फिर शैलजा मुख्यमंत्री बनने की दावे ठोकेगी, हुड्डा जी को अपोज भी करेगी, तो फिर विधायक दल में असंतोष होगा, या जो भी डिसीजन हाईकमान को लेना है, हाईकमान को हाईकमान जैसा बिहेव करना होगा कांग्रेस में। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों जगह जब कांग्रेस आई तो तीनों राज्यों में हाईकमान के लचरता से कांग्रेस डूब गई। कांग्रेस ने पहले ही दिन हाईकमान ने तीनों मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिए होते तो विद्रोह वहीं शम जाता। राजस्थान में अशोक गहलोत या सचिन पायलट, अशोक गहलोत को करना ही चाहते थे, लेकिन सचिन पायलट का विरोध देख के ये थोड़े से डर, मतलब ये लेट हो गए, उससे लगा सचिन को कि मेरे से डर गए, तो सचिन हाईकमान का बाप बनने चला, पार्टी तोड़ के सरकार बनाने चला। वो तो विधायकों ने साथ दिया और अशोक गहलोत ने मैनेज किया, नहीं तो वो सरकार गिर गई थी। तो सचिन पायलट के इतनी हिम्मत कैसी बड़ी विद्रोह करने की, ये आला कमान के अनुसार। उसके बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ को बनाने के बाद आपने सिंधिया परिवार को पूरा भगवान भरोसे छोड़ दिया, सिंधिया को। फिर आपको कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद देने के बाद कुछ अच्छे मंत्रालय इनके लोगों को देने थे ताकि इनकी भी इज्जत रह जाती। वो झगड़ा इतना बुरा पड़ा कि सरकार खोनी पड़ी इनको एक साल के अंदर। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मेजोरिटी क्लीन स्वीप 2/3 तक कांग्रेस पहुंची थी। वहां एक झटके मुख्यमंत्री देके काम तमाम हो जाता। लेकिन ये 2.5 साल का फॉर्मूला, वो कहता है मैंने नहीं किया, वो कहता है कि था, वो कहता है कि नहीं था, आपस में 5 साल तक कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते रहे और आखिर में सरकार चली गई। ये कांग्रेस आला कमान को ये देखना होगा। और ये बीजेपी के जो दलाल बैठे हैं पार्टी में, इनसे अलग हट के सोचना होगा। इसमें मैच्योरिटी हुड्डा जी को भी देनी होगी और इसमें मैच्योरिटी सबसे ज्यादा शैलजा को देखनी होगी। शैलजा यदि वो सोचे कि मैं हुड्डा के नाक के ऊपर उसे अपमानित करके मुख्यमंत्री बनूंगी, बहुत मुश्किल है। हाँ, फिर बीजेपी तो बैठी हुई है, वो तो यही तो बीजेपी तो बैठी है। हर घर में अगर किसी की नजर है तो वो भाजपा है। हर घर में नजर है, हर घर में, घर के बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में, हर जगह नजर रखते हैं। इनसे बचना है तो आप आपस में मिलकर रहिए। अगर बाई चांस थोड़ा बहुत दिल नहीं भी मिल रहा है
तो भी मिलाने की कोशिश कीजिए। विजन, जो भाव ने कहा, विजन बड़ा रखिए। खैर, आज इजाजत दीजिए, लेकिन एक बात, हमने दोनों राज्यों की चर्चा कर ली। मतगणना यानी वोटों की गिनती शुरू होने से पहले हार तो मान ली है भाजपा ने, लेकिन हार मानने के साथ साथ खुराफात बढ़ गया है। खुराफात बढ़ गया है। वो खुराफात जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, हरियाणा में नहीं दिख रहा है, क्योंकि हरियाणा में उसी शैलजा और हुड्डा दोनों के चेहरों पर नजर टिकी है। उनके चेहरों को देख करके, उनके चेहरे की भाव भंगिमा देख करके वहां खुराफात। मुझे लाइट वे में बताता हूँ, मुझे चाइना टाउन नाम के एक पिक्चर की याद है। उसमें जगीरा नाम का एक विलन होता है, डाकू। वो अपने शत्रु के बारे में एक डायलॉग बोलता है, अरे मेरे से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, कमीनापन कहां से लाओगे। तो सरकार बनाने की मेजोरिटी तो आप ले लोगे, लेकिन राजनीतिक कमीनापन कहां से लाओगे। फिर भी सरकार हम बनाने जा रहे हैं। ये आखिरी लाइन, आप अगर नहीं ला सकते हैं, आप नहीं ला सकते, आप नहीं उतना लाने की, तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, बचे कम से कम दूसरे के जाल में, बुने हुए ट्रैप में फंसने से। इजाजत दीजिए, कल दोपहर, कल तो फैसले का दिन है। फैसले के दिन में हम बता दें एक बात, कि जैसे सुबह से 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे से एक दो बार हमने किया, हम 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे से लाइव करके, क्योंकि पिछली मतगणना का मैं ध्यान दिला दूं, आपको याद दिला दूं, 30 सेकंड और आपका लूंगा। सबने, जब ये अभी लोकसभा में हुआ, 400, किसी ने जैसे ही गिनती शुरू हुई, अभी पता चला कि गिनने वाले थूक लगा रहे थे, जो है पोस्टल बैलेट गिनने के लिए, कि अभी थूक ही लगा रहे थे। तब तक किसी चैनल में 350 पार हो गया, किसी में 400 पार हो गया, और बाद में फिर गिराना शुरू किए, घटाना शुरू किए। वो बेचारे घटाते 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 कहीं थक गए, 240 पे लाते लाते। तो ये बेवजह के भेड़ चाल में नहीं चलना है, ये हमने तय कर लिया है। क्योंकि कल आदमी इसलिए नहीं पीछे हटना चाहता है कि व्यूज आएंगे तो पैसे आएंगे, लेकिन पैसे की इस होड़ में, मारामारी में हमको नहीं फंसना है। हम 2 पैसा कम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत नहीं, पैसे की बात ही नहीं है। देख, हम आशीष, मुझे लगता है कि जनता हमें विश्लेषण के तौर पे जानती है। हम नतीजा आएगा, जैसे दोपहर को नतीजे आएंगे, बहुत सारा क्लियर होगा, हम विश्लेषण पे बैठेंगे सब लोग, और फिर विश्लेषण के कार्यक्रम रहेंगे। हम बाकी जैसे रैट रेस में नहीं उतरेंगे कि 2-2 सीटें, मतलब वो मदारी का, मतलब वो कई बार ऐसा लगता है कि मदारी का शो है। हाँ, गया 2 सीट से आगे, 1 सीट से आगे, सरकार बन गई, आप बताओ मुख्यमंत्री। अरे भाई, क्या सरकार बन गई? पोस्टल बैलेट पे लोग सरकार बनाने लगे। हाँ, नहीं, हमने पिछली बार किया लोकसभा चुनाव में, और खुद को गिल्ट फील हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, गिल्ट फील हुआ। वो देखते थे, जब हम भी भाई चैनलों को फॉलो कर रहे थे, कोई 400 पार, कोई 380 पहुंचा दिया, 8:30 बजते बजते 300, 400, और फिर आखिर में आए लौट के बुद्धू घर को 240 पहुंचाए। तो नहीं, हम दिखाएंगे, थोड़ा ऐसा भी नहीं क्योंकि आप लोग वेट करेंगे कि, लेकिन 9, 9:30 बजे से 8 बजे गिनती शुरू होती है। कुछ नहीं होता उस समय, फर्जीवाड़ा होता है, खाली आपको बांधने के। मैं तो आशीष जी, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 10 से 12 करिए, थोड़ा ट्रेंड सेटल होता है। क्यों, किस लिए, फिर आप सीट वाइज विश्लेषण कर सकते हैं, ये सीट क्यों आगे, ये सीट क्यों पीछे। तो वो, क्योंकि आपके पास हर जिले के एक्सपर्ट है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा आपको, मतलब हम लोग ज्यादा सूट होगा न्यूज लॉन्चर। हाँ, तो ये हम 2 घंटा आएंगे, 9-10 बजे आप मान लो कि, और 12 तक, और आपको दिखाएंगे जो आंकड़े भी किसी चैनल को नहीं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो मतलब ऑथेंटिक आंकड़े हैं। थोड़ा डिले होगा, ये नहीं कि हमारे यहाँ न्यूज लॉन्चर पे पहले सरकार नहीं बनेगी, ये पहले बता दें। सरकार तभी बनेगी जब बननी चाहिए। कई बार होता है कि हमने पहले सरकार बनवा दी, अरे हमको नहीं शपथ ग्रहण करना है भैया, ना भाव को करना है, और कौन रिफो है हमें कहानी, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, हम लोग ऐसे ही उसका सवाल करेंगे। तो हम लोग लेट थोड़ा बताएंगे आपको, लेकिन जो बताएंगे वो दुरुस्त बताएंगे। इजाजत दीजिए, थोड़ा वक्त आज हमने ज्यादा लिया, इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे आपसे, और कल चुनावी नतीजों पर पैनी नजर रहेगी, आपको समझाएंगे नतीजे, जितना हम समझ सकते हैं वो आपको समझाएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद बाबू।